डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यानी संवैधानिक विकास से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। और ये जो आज का सेशन है आपका जो बीपीएससी टीआरई 3 या टीआरई 4 के लिए या एसटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी सही है। और प्यारे दोस्तों, आप जैसे जितना समय करीब आएगा आप उतने मतलब कि चिंतित होंगे या घबराहट होगी आपको, या ओवर थिंकिंग करेंगे क्या पढ़ें क्या नहीं। बिल्कुल नहीं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। जो आपके पास है वो पर्याप्त है, आप उसको पढ़िए। क्योंकि आप कहेंगे कि ये नहीं है, ये हर जो जितने भी स्टेट हैं सबका अपना अपना अलग तरीका है। अपने अपने लेवल पे जाके क्वेश्चन को सेट करते हैं। यूपी का थोड़ा सा ज्यादा फैक्चुअल आता है, बिहार का कंसेप्ट बेस्ड है। आप राजस्थान में जाएंगे, हरियाणा में जाएंगे या एमपी में जाएंगे तो हर सबका अलग अलग है। तो जब ये देखते हुए कि ये क्वेश्चन पूछा है ये भी आ सकता है, बिल्कुल नहीं। बस आपको बीपीएससी में कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक। तो घबराना नहीं है कि मेरा पेपर ये तैयारी नहीं है या ये पढ़ना ही पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। जो आपके पास है आप उसको पढ़िए। हाँ, किसी चीज को पढ़ने पे आप ये मैटर करता है कि आपने उसको कितनी बार रिवाइज किया है। जितना रिवाइज करेंगे उतनी तैयारी आपकी बेहतर होगी। क्योंकि हम लोग से भी देखिए इतना पढ़ने के बावजूद भी जब कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक क्वेश्चन परसों का एक मॉडल पेपर है, उसमें ये देखिए गलती हुआ है कि जो हॉब्स है आपका वो ब्रिटेन का है। देखिए इफेक्ट है, लेकिन गलती से हमने उसमें फ्रांस बता दिया जो कि गलत है। तो मिस्टेक होती हैं जब, और गलतियों को वही लोग पकड़ते हैं जो पढ़ते हैं रेगुलर। तो अब इसलिए मैं कह रहा हूँ आप रेगुलर पढ़ते रहिए, हम हो चाहे कोई और हो, ताकि आपको पता चल जाए कोई गलत बता रहा है हम उसको सही कर लें। जो भी आपके पास कंटेंट है पर्याप्त है, आप बस उसको रिवाइज करते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, बढ़िया सा एक मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। एक यूथ का है, उसका आप जो यूजीसी नेट जेआरएफ का जो आता है उसको भी आप पढ़ सकते हैं, व्याख्या सहित वाला है। और बाकी वैसे ही है, ठीक। चलिए आज हम लोग इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में आज का जो सेशन बेहद आसान प्रश्न, इसमें बेसिक प्रश्न है, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक। तो चूंकि मुझे लगा कि एक बार बतौर रिवीजन आपके लिए हो जाए, तो बतौर रिवीजन समझिए इसको, ठीक। चलिए, और हाँ, किसी साथी को अगर पेड पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक। ज्यादा मतलब कि ज्यादा महंगा नहीं है, एकदम अंडर बजट और अंडर पॉकेट है, आप बेहद रहती है। और इसमें हम लोग आपको जो 5 ऑप्शन वाले प्रैक्टिस सेट है मॉडल पेपर, उसको और अलग से प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज जो आपके एमसीक्यूज है वो भी अवेलेबल होंगे, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। प्लीज बार बार कहना पड़ता है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर ठीक है भाई, अगर आपको अच्छा लगे तो कीजिए, तो ना कोई बात। चलिए पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्रारंभ होता है। तो ईस्ट इंडिया का जो कंपनी है भारत में, उसका शासन कब से प्रारंभ माना जाता है? वो है आपका जब बक्सर का युद्ध हुआ 1765 के इलाहाबाद की संधि के तहत, तो ये हुआ। तो ऑप्शन सी होगा, पहले का सी 1765 से। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे? जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया, जो कि कंपनी के शासन कार्यों को पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा नियंत्रित करने के लिए कंपनी के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, उसके कार्यों को नियंत्रित करने के लिए। क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था, कंपनी का मतलब घाटे में थी लेकिन उसके कर्मचारी कई गुना फायदे में थे। तो इसमें जो क्या क्या प्रावधान थे, चलिए डायरेक्टरों की अवधि 4 वर्ष निश्चित कर दी गई, सही है। बंगाल का गवर्नर संपूर्ण भारत का गवर्नर हो गया, ठीक है। और गवर्नर जनरल की पदावधि 5 वर्ष। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सभी ऑप्शन सही है, तो डी राइट आंसर होगा, 1 2 3। और यहाँ 5वां देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अपील के विरुद्ध प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी, तो डी सभी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी की किस एक्ट के तहत किया गया? ठीक,
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बंगाल का शासन गवर्नर जनरल तथा सदस्यों की परिषद के अधीन कर दिया गया। उसमें कितने सदस्य थे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वॉरेन हेस्टिंग ने किस एक्ट के तहत शासन किया। तो वॉरेन हेस्टिंग ने किस एक्ट के तहत शासन किया, तो याद रखिए तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के अधीन भारतीय मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, अतः इस संस्था के अधीन निम्न में से किन अधिकारियों की नियुक्ति की गई। इसकी याद रखिएगा, इसके तहत 6 कमिश्नरों की नियुक्ति, एक राज्य सचिव तथा एक अर्थ सचिव, ठीक, 4 प्रिवी काउंसिलरों की। तो डी राइट आंसर ऑप्शन उपयुक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1784, जो पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं इसको, इसी के तहत कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इस एक्ट के तहत कंपनी का केवल चीन के साथ व्यापार तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार छोड़कर समस्त एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बार बार आपसे पूछा जाता है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस की कोई सभी पेपर देंगे तो इस प्रश्न की आने की प्रबल संभावना रहती है। ठीक, तो याद रखिएगा जो 1813 का चार्टर है, चीन के साथ कंपनी का व्यापार जो एकाधिकार था समाप्त है, लेकिन केवल 2 चीजें, एक तो चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार पर अभी इसका एकाधिकार बना रहा, लेकिन वो जब 1833 आएगा तो उसमें भी ये भी दोनों प्रावधान को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 1813 के चार्टर एक्ट के अधीन कंपनी को कितने वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया। याद रखिएगा, बेहद आसान सा प्रश्न है, या भूल जाए तो आप याद रखिएगा, एक आप बना लीजिए, जो प्रत्येक 20 वर्ष कोई भी चार्टर है, कोई भी नहीं माना तो 20 वर्ष के लिए है। 1773 में भी, 1793, फिर 1813, 1833, 1853, ठीक, ये भी ऐसे है। ठीक, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 20 वर्षों के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1813 के चार्टर एक्ट के अधीन निम्नलिखित व्यवस्थाओं में कौन सा असत्य है। यानी 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसमें से कौन सी विशेषता उसकी नहीं है, या उसके बारे में कौन सा कथन असत्य है या गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा, देखिए, ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार की छूट दी गई, सही है। कंपनी को खर्च पर 20,000 अश्वेत सैनिक रखने की व्यवस्था थी, सही है। भारतीयों की शिक्षा 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का निर्णय लिया गया, ये भी एक प्रमुख विशेषता है इसकी, याद रखिएगा। तीनों ही इसकी विशेषता है, इसलिए इसका राइट आंसर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 कि कंपनी का व्यापारिक अधिकार छिना तथा उसे केवल प्रशासनिक एवं राजनीतिक संस्था भर ही रहने दिया गया, इस अधिनियम के तहत। तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया, इसके तहत कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार से छीन लिया गया, अब वो केवल काम प्रशासनिक राजनीतिक संस्था बनकर रह गई। क्वेश्चन नंबर 12 है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को कौन से अधिकार दिए गए। ठीक, तो उसको मिला क्या कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल उसको बना दिया गया। कौन था पहला, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। गवर्नर जनरल को काउंसिल सहित सारे अंग्रेजी इलाके के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया, किस अधिनियम के तहत। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 14 भारतीय संविधान कानून को संहिताबद्ध करने के उद्देश्य से विधि आयोग का गठन किस एक्ट के अधीन किया गया, ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 15 है बंगाल में अलग गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था किस एक्ट के अंतर्गत की गई। किस एक्ट के अंतर्गत की गई, याद रखिएगा 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अब बंगाल में भी एक अलग से गवर्नर नियुक्ति की गई, क्योंकि जब वहां का बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ, पूरे देश का गवर्नर जनरल होता था, लेकिन एक अलग से उसके लिए गवर्नर की व्यवस्था की गई, किस अधिनियम के तहत, 1853 के तहत।
1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का नया चार्टर कहा था? ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था बीपीएससी टीआरई 2 में। 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का नया चार्टर कहा? बेहद महत्वपूर्ण कोट है, ये कहा गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। हूबहू यही क्वेश्चन, यही ऑप्शन थे आपके बीपीएससी टीआरई 2 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, कथन और कारण से संबंधित है कि 1935 के अधिनियम के तहत भारत में संघ की स्थापना नहीं हो सकी। बात सही है, केवल व्यवहार में ये कदम कागजों में ही 1935 करा, लेकिन इस अधिनियम के तहत संघ की स्थापना नहीं हुई। बात सही है, कथन आपका सत्य है। भारतीय राजाओं ने संघ में शामिल होना स्वीकार नहीं किया, ये कथन भी सही है, लेकिन इस एक की सही कथन की सही व्याख्या नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, किस चार्टर एक्ट के बाद भारत में ईसाई मिशनरियों को बसने की छूट दे दी गई? किस अधिनियम के तहत, किस चार्टर एक्ट के तहत? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, किस भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था के लिए लागू की गई? ठीक, भारत में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत लागू की गई? क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, बेहद महत्वपूर्ण है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, कि 1909 में लाए गए मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 1900 में लाए गए मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य था कि वामपंथियों को भ्रमित करना, उग्रपंथियों के बढ़ते प्रभाव को रोकना और पृथक निर्वाचन व्यवस्था। तो डी होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21, कि काल क्रम में सजाइए आप इसको। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया आपका? 1773 में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और रॉलेट एक्ट आया आपका 1919 में। और आपका महारानी की घोषणा पत्र यह आपका कब? रानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र है 1858 में। ठीक, तो सबसे पहले 1773 ये होगा, फिर उसके बाद 1784 यानी पहला दूसरा तीसरा नहीं, पहला दूसरा चौथा और तीसरा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1919। और इसी के परिणाम स्वरूप आपका इसी के विरोध के कारण क्या हुआ? जलियांवाला बाग का मसेकर हुआ, नरसंहार हुआ। क्वेश्चन नंबर 23, कि भारत की संघ की बात किस एक्ट में कही गई? किस अधिनियम में भारतीय संघ की बात की गई? तो 1935 के अधिनियम में। और इसको भारतीय शासन अधिनियम 1935 को किसने दास्ता का नया चार्टर कहा? आप याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, क्वेश्चन पढ़ चुके हैं आप। क्वेश्चन नंबर 24, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन अधिकार कब मिला? ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय राजनीति की दशा यहीं से मुड़ गई, ठीक, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर 1919 भी और फिर 1935 भी। 24 का राइट आंसर ऑप्शन है 1909 के एक्ट के द्वारा, जिसको मार्ले मिंटो बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के वित्त पर गवर्नर जनरल द्वारा व्यापक नियंत्रण स्थापित करके भारत सरकार के एकात्मक स्वरूप को सशक्त किया गया? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1833 का चार्टर अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था सिद्धांत रूप में निम्नांकित वर्ष में स्वीकार की गई? क्वेश्चन नंबर 26 बेहद महत्वपूर्ण है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1853। काल क्रम के अनुसार सजाइए। तो 27, देखिए इसका मुझे मैं अपनी गलती मान रहा हूं, इसका मैंने ये सन जो है नहीं नोट किया, नोट करना चाहिए, लेकिन मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, खेद है इसके लिए हमको। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 है कि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने निम्नांकित को स्पष्ट रूप से परिनिश्चित कर दिया।
यानी 1919 को भारत सरकार ने 1919 के द्वारा किस चीज को स्पष्ट किया गया? तो 28 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कि केंद्रीय प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, यानी पहली बार जो केंद्रीय प्रांत में थोड़ी सी स्वायत्तता की बात की गई, यहीं से थोड़ी सी स्वायत्तता मिली। क्वेश्चन नंबर 29 कि मजिस्ट्रेटों की अधिकारिता एवं ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित दंड न्यायालयों में यूरोपीय समुदाय को प्रदत्त छूट को रद्द करने के लिए बिल कब पारित हुआ था? जिसको आप एल्बर्ट बिल विवाद के नाम से भी पढ़ेंगे आगे। ये होगा 1883 में एल्बर्ट बिल विवाद आया गया। क्वेश्चन नंबर 30 कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का क्या उद्देश्य था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर किसी तरह का संसदीय नियंत्रण लागू करना। ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 भारत के 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने क्या किया? 1935 के भारतीय सरकार अधिनियम ने एक संघीय न्यायालय की रचना की। क्वेश्चन नंबर 32 कि प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई? क्योंकि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रांतीय स्वायत्तता जो है 1935 में शुरुआत की गई। और जो आपका बायकैमरलिज्म है, यानी प्रांतों में द्वैत शासन, एक चीज है प्रांतों में द्वैत शासन, याद रखिएगा, प्रांतों में द्वैत शासन, ठीक, यानी बायकम्युनलिज्म जो आया प्रांतों में वो 1919 के अधिनियम के तहत आया। लेकिन प्रांतों में जो स्वायत्तता दी गई, प्रांतीय स्वायत्तता को प्रदान की गई 1935 में, और केंद्र में संघ की स्थापना इसी अधिनियम के द्वारा की गई। लेकिन वास्तविकता में संभव नहीं पाया। तो 33 देखिए कि 1935 के अधिनियम द्वारा क्या हुआ? तो 1935 के अधिनियम द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, सही है, प्रांतीय स्वायत्तता भी दी गई और गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार भी दिया गया। ठीक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उपयुक्त सभी, यह अध्यादेश का मैटर है, इसलिए इसी को विशेषाधिकार बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि 1935 के अधिनियम के बारे में एक असत्य कथन बताना है आपको। कौन सा इसमें एक असत्य कथन है? तो कौन सा सत्य कथन है, पढ़िए आप। तो जो इसमें असत्य कथन है कि इससे राज्यपाल शासित प्रांत में द्वैध शासन कायम रखा गया है। बिल्कुल नहीं, वो राज्यपाल ने पूरे जो ब्रिटिश इंडिया के प्रांत थे, प्रांतों में द्वैध शासन ही लगाया गया, क्योंकि ये असत्य है। ठीक, ये पहला असत्य हो जाता, तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 भारत में पहली बार संसदीय प्रणाली की साधारण शुरुआत किस अधिनियम से होती है? याद रखिए, ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो भारत में पहली बार संसदीय प्रणाली की साधारण शुरुआत, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसका जो कंसेप्ट आया किस अधिनियम के तहत आया? 1892 के द्वारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 भारत का भारत का वायसराय कहा जाने लगा कब से? याद रखिएगा, क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी, 1858 के अधिनियम के द्वारा, जिसको गुड गवर्नेंस एक्ट भी बोलते हैं। गुड गवर्नेंस एक्ट, हाँ चलिए छोड़ दीजिए, लेकिन 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत का वायसराय जो गवर्नर जनरल था वो वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 37 कि भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? भारतीय स्वतंत्रता का जो मैग्ना कार्टा है, हम उसको महारानी के घोषणा पत्र को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कि पहला भारतीय परिषद अधिनियम कब आया? पहला भारतीय परिषद अधिनियम कब आया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1861 में। क्वेश्चन नंबर 39 कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा निम्न में से किस स्थान पर विधान परिषदों की स्थापना की गई? मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपको केवल पॉलिटी पढ़ना है, यानी राज व्यवस्था है पढ़ना है, तो आप यूट्यूब पे शुभम गुप्ता को देख सकते हैं। बहुत ही बेटर कंटेंट और लिमिटेड कंटेंट में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। इनके वीडियो लेक्चर फ्री हैं। आप फिलहाल वो लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन अब कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को आप नहीं समझ में आता है, तो आप शुभम
गुप्ता जी को सर्च कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। तमाम उनके लेक्चर्स फ्री हैं। और बतौर जीएस के लिए तो मैं कह सकता हूँ, जो आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं सजेस्ट करने के लिए, ठीक, तो शुभम शुभम गुप्ता जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, हम बेहद मतलब कि आप पढ़ेंगे तो इजी कंसेप्ट में वो बताते हैं। बस मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, बिल्कुल अगर आपको अच्छा लगे, ये नहीं कोई हमको कोई मतलब कि इसका फायदा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमको जो अच्छा लगा, मैं यही इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि हमको जहां से बेटर कंटेंट मिलता है आपके लिए, तो वो आपको अवेलेबल कराने का प्रयास करते हैं, बजाय कि आप स्वयं उसमें अथाह सागर है, ये कितना भटकेंगे आप। ठीक, उसमें से आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, जरूर आपका सिलेक्शन होगा। चलिए, तो 40 देखिए, 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा इनमें से किस स्थान पर विधान परिषदों की स्थापना की गई? 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक तो बंगाल में, उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब, ठीक, तीनों में डी राइट आंसर उपयुक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 40 है, ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब समाप्त किया गया? देखिए 1857 के बाद तो उसको समाप्त कर दिया, लेकिन औपचारिक रूप से बकायदा लिखित मामले को लेकर, यानी लिखित रूप में कब इसको गजट जिसको आप कहते हैं सर्कुलर कब जारी करी कि आज से ईस्ट इंडिया कंपनी बंद होती है? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 1874, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41 कि किस अधिनियम द्वारा विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर विवाद करने, यानी बजट पर विवाद बहस करने और सार्वजनिक हितों के मुद्दों पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिला? तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए, 1892 परिषद अधिनियम से। 61 में संसदीय परंपरा शुरुआत हुई और पहली बार बजट पर बहस करने और सार्वजनिक हित के मुद्दों पर प्रश्न पूछने का अधिकार 1892 के परिषद अधिनियम से मिला। 42 किस अधिनियम के तहत भारतीयों को भारत मंत्री की भारतीय परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त हुई? किस अधिनियम के द्वारा? तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन ए, 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 कि रस लायोनिड कटवस द्वैत शासन को जन्म दिया? प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली कब लागू हुई? ये पूछा बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न कि प्रांतों में द्वैत शासन, केंद्र में द्वैत शासन और प्रांतों में द्वैत शासन, दोनों बातों में अंतर है। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये प्रांतों में द्वैत शासन लागू, एक गवर्नर का शासन था और एक चुने ही जो मुख्यमंत्री थे, जो आज के प्रांत मुख्यमंत्री, उस टाइम वो प्रांतों प्रधानमंत्री कहे जाते थे। गवर्नर का शासन अलग चलता था और प्रांतों में जो चुने हुए विधायक कार्यपालिका उसका अलग से शासन चलता था, इसलिए कहा गया द्वैत शासन। केंद्र में ही 1935 में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 44 किस अधिनियम द्वारा मद्रास, बंबई, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बिहार और आसाम में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई? तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन सी, 1935। 45 देखिए, किस अधिनियम में केंद्र तथा प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन संघीय सूची, प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची में किया गया? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 के अधिनियम से। कभी कभी पूछ लेता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कितने देशों को शामिल किया गया? रेयरली पूछता है, लेकिन आप फिर भी आप क्योंकि बीपीएससी है, ज्यादा डीप प्रश्न पूछा, आप इसको एक जगह नोट करके याद कर लीजिए। 1935 के शासन में भी और भारतीय संविधान में भी, दोनों। क्वेश्चन नंबर 46 कि 1935 के अधिनियम की समाप्ति की घोषणा की गई? 1935 के अधिनियम की समाप्ति की घोषणा की गई। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
14 अगस्त 1947 को इस अधिनियम की समाप्ति की घोषणा की गई। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47, 1935 के अधिनियम को अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक, अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा किसने दी? एक तो दास्ता का चार्टर, ये अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा किसने दी? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम को बाह्य रूप से कुछ जनतंत्रवादी परंतु अंदर से पूर्णतः खोखला कहा? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कभी अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन कोट है, आपको याद रखना चाहिए। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित मदन मोहन मालवीय। ये कुछ किताबें हैं आपको पढ़ना चाहिए। तो BL ग्रोवर की है, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और संवैधानिक सुधार, और M लक्ष्मीकांत में तो इतनी चीजें नहीं दी गई हैं क्योंकि वो कंसेप्ट बेस्ड है, फैक्ट उसमें कम है। और आप BL फड़िया को पढ़ सकते हैं या पर्याप्त है BL फड़िया। अगर जानना है तो कंपटीशन के हिसाब से नहीं, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करना है तो बेसिक चीजें पढ़े तो आप BL फड़िया को पढ़ सकते हैं, BL ग्रोवर को पढ़ सकते हैं। अभी तो पढ़ने का समय नहीं है, मैं अभी कह रहा हूँ। 49, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ? 49 का राइट आंसर होगा। तो जो भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, कब पारित हुआ ब्रिटिश संसद द्वारा? तो याद रखिएगा, ये 18 जुलाई 1947 को प्राप्त मतलब कि पास हुआ। तो डी राइट आंसर हुआ। और भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 था, वो ब्रिटिश संसदीय परंपरा में के इतिहास में पहला संविधान का मतलब विधेयक ऐसा था या कानून ऐसा था जो सब इतने कम दिनों में पास हुआ। इतिहास अपने आप में इतिहास रहा, अजीब था। शायद किसी ने इसकी आलोचना भी की है। तो क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित किस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश शासन का अंत हुआ? तो जो आपका भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, इसके द्वारा ब्रिटिश शासन का अंत हुआ। तो सी राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय निरीक्षण की शुरुआत हुई? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये हुआ आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत व्यवस्थित बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कौन शामिल नहीं था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कौन शामिल नहीं था? तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त कोई इसमें से कोई भी शामिल नहीं था। 53, कि निम्नलिखित किस एक्ट के तहत सभी कानून एवं विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दे दिया गया? तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन सी, 1793 के चार्टर एक्ट के तहत। 54 देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया? ये क्वेश्चन भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। ये अक्सर आपके PGT में या नेटवर्क में पूछा जाता है या GS में भी पूछ लिया जाता है ये। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कि 1833 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के द्वारा भारत में दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। लेकिन मूलतः मुझे लगता है 1843 या 42 में कहीं से सर्च के लिए उसको पूर्णतः बंद कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 55, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा गठित विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो लॉर्ड मकाले के द्वारा किया गया काम, ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56, 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा किसने भारत में सर्वप्रथम विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की? विभागीय प्रणाली मतलब पोर्टफोलियो मतलब जो आजकल का आप मंत्रालय बोल रहे हैं, इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने की? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि 1773 को रेगुलेटिंग अधिनियम का पहला कदम था जिसने 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम ऐसा पहला कदम था जिसने कौन सा काम किया? तो इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने के अधिकार पर बल दिया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 कि निम्नलिखित 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में विधान परिषद के सदस्यों को निम्नांकित में से कौन से अधिकार नहीं दिए?
कि बजट पर संबंधित मतदान करने का हिस्सा लेने पर अधिकार नहीं दिया, बल्कि प्रश्न पूछ सकते थे उस पे, और जन कल्याण से संबंधित भी प्रश्न पूछ सकते थे, बहस कर सकते थे, लेकिन मतदान में भाग नहीं लिया, ये अधिकार नहीं दिया गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 कि निम्नलिखित में से किसने 1909 के मार्ले मिंटो सुधार को कांग्रेस के उदारवादियों के लिए रिश्वत कहकर आलोचना की? ई क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर के एम मुंशी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में से कौन सी बातें 1919 के भारत सरकार अधिनियम में शामिल थी? तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, सही है। दोनों सदनों में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, सही है। भारतीय कार्य की देख रेख के लिए भारतीय अधिकारी की नियुक्ति की गई, ठीक, सही है। तीनों सही है, तो डी राइट आंसर उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 61 कि निम्नलिखित किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई? तो याद रखिए 1919 के सॉरी क्या है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। केंद्र में द्विसदनात्मक, तो ये आपका 1919 के तहत तो भारत में प्रांतों में मतलब कि द्वैत शासन लागू किया गया, और 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 1919 के भारत सरकार के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ, लेकिन केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई, और 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय व्यवस्था लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 62 निम्नलिखित किस अधिनियम में सर्वप्रथम विषयों का विभाजन केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों में किया गया? तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन ए 1919। क्वेश्चन नंबर 63 1935 के अधिनियम द्वारा द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई, किन किन प्रांतों में? याद रखिए इन सभी प्रांतों में, मद्रास 6 है ना, हाँ, मद्रास, बंबई, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बिहार और आसाम, 6 के 6 प्रांतों में क्या द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 कि 1892 के अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो 1892 की प्रमुख जो विशेषताएं थी, उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करना। क्वेश्चन नंबर 65 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थी। तो 65 का राइट आंसर होगा कि प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए, ठीक, स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए। दोनों ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 66 भारत सरकार की द्वैत व्यवस्था प्रारंभ की गई, यानी भारत सरकार में द्वैत शासन कब से लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1919 की। याद रखिएगा भारत सरकार के द्वैत व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 67 केंद्र में प्रथम बार द्विसदनीय व्यवस्था कब स्थापित की गई? तो केंद्र में प्रथम बार द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई 1919 के अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 68 किस अधिनियम द्वारा देशी रियासतों का अधिराज्य समाप्त हो गया? आसान सा प्रश्न है। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के द्वारा। इसमें प्रावधान था कि 2 डोमिनियन स्टेटस बनेंगे, जिनको पाकिस्तान में देना, पाकिस्तान और हिंदुस्तान 2 हो गए, और देशी रियासत ये था जैसे जो ब्रिटिश प्रांत हैं, ठीक, उनको ये था कि वो भारत के साथ रहेंगे, और जो रजवाड़े थे उन पे छोड़ दी गई, पाकिस्तान के साथ जाए या हिंदुस्तान के साथ, या स्वतंत्र रहें, ठीक। तो देशी रियासतों का अधिराज्य समाप्त हो गया, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 किस एक्ट द्वारा भारत सचिव की स्थापना की गई? सेक्रेटरी ऑफ इंडिया स्टेट की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, ठीक, अच्छे से याद कीजिए, 1858 के अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघीय व्यवस्था के अंतर्गत प्रांतों में किस नियम को स्थापित किया? 1935 के द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई, जो द्वैत शासन लागू था उसको समाप्त किया गया, ठीक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 71 कि
तो दोस्तों मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, जो भी आपके पास कंटेंट है, जो भी बुक है, जो जैसा भी आप उसको पढ़िए, लेकिन 1 2 3 4 5 बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए, रिवीजन पे ज्यादा फोकस कीजिए और जीएस का सेक्शन आप उसको देखिए। और हम लोग संभवतः जो जीएस के जो बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं जीएस में बतौर पॉलिटिकल साइंस के यानी राज्य व्यवस्था, हम लोग उसका एक फुल वीडियो बनाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे, उसमें सभी जो आज तक के बीपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं वो हम लोग रिपीट कर उसको पढ़ेंगे, ठीक। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको आप रोज देखा कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट मैं शुरू से कर रहा हूँ। और साथ ही एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो स्वयं अभी से बीपीएससी की लग जाए, तैयारी में लग जाए, और बीपीएससी जब तैयारी करें तो एस्टेट अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो एस्टेट वाले ज्यादा घबराएं नहीं, बीपीएससी की तैयारी करेंगे तो अपने आप एस्टेट का पेपर बहुत बेसिक पूछा जाता है, आप पास हो जाएंगे। बहुत से ही बेले महान होंगे जो नहीं पढ़ते हैं, उन्हीं से नहीं होगा, क्योंकि आप एस्टेट का पेपर आप देख लीजिए। चलिए 71 मंत्रिमंडल मिशन भारत कब आया, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, तो याद रखिएगा 1946 में आया, तो डी राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 72, संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम में की गई, तो संघीय न्यायालय की स्थापना जो थी 1935 के अधिनियम के तहत की गई। क्वेश्चन नंबर 73 है, 1935 का अधिनियम उल्लिखित क्या था, यानी 1935 का अधिनियम में क्या व्यवस्था प्रदान की गई थी, तो प्रांतीय स्वायत्तता, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भी दिया गया और संघीय व्यवस्था भी की गई, ठीक। तो डी राइट आंसर होगा कि सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 74, किस संवैधानिक अधिनियम में प्रस्तावना नहीं था, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बेहद महत्वपूर्ण। तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन सी, 1935 के अधिनियम में प्रस्तावना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 75 ये आपको मैच करना है, 1215 जो है आपका क्या है, तो 1215 को बोलते हैं आपको आप मैग्ना कार्टा। 1628 में आपका अधिकारों का एक रिपोर्ट आया, ठीक। और 1681 जो है अधिकारों से संबंधित विधेयक, और 1936 क्राउन अधिनियम के तहत मंत्री बने, ठीक। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76, इनमें से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों को पूरी तरह से नियंत्रण रख सके। तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन सी, 1833 का चार्टर अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 77, आधुनिक अर्थ में सबसे पहली बार संविधान शब्द प्रयोग किया गया किस शताब्दी में, कॉन्स्टिट्यूशन का जो वर्ड है किस शताब्दी में सबसे पहले प्रयोग किया गया, तो याद रखिएगा ये 18वीं शताब्दी में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और अमेरिका में हुआ जब संविधान बन रहा था तब। क्वेश्चन नंबर 78, कि केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई, केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई, याद रखिए केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना तब हुई जब कैबिनेट मिशन भारत आ गया उसके बाद। 78 के बाद 79, कि निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई, तो द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू की, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, हम बता सकते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 80, कि प्रांतीय विषयों को केंद्रीय विषयों से पृथक करने के लिए जिस अधिनियम ने पहली बार संवैधानिक नियम बनाए वह कौन सा था, तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। और 81, कि संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ उत्पन्न हुई, संविधान का जो कंसेप्ट आया सबसे पहले कहाँ आया, बेहद महत्वपूर्ण कोट है, ये अमेरिका में आया। क्वेश्चन नंबर 82, आधुनिक अर्थ में संविधान शब्द का सर्वप्रथम किस शताब्दी में हुआ था, क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18वीं शताब्दी में। 83, कि संघ लोक सेवा आयोग का निर्माण किस एक्ट के द्वारा किया गया, ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। 83 का राइट आंसर ऑप्शन है 1935। और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, कि इंडियन काउंसिल एक्ट यानी भारत परिषद अधिनियम 1861 ने भारत में शासन में लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट किया,
क्या ये कथन सही है? ये कथन आपका ये तो सत्य है। कारण देखिए, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में काम करने पर उन गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करती थी जिन्हें व्यापारिक संघ और प्रांतीय विधान परिषदें मनोनीत करती थी। तो ठीक, ये भी कथन सही है और ए आर दोनों सत्य और सही व्याख्या भी है। ये राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए ये था आपका बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए एक मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है उसका कुछ बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। ये एस्टेट हुआ या और सभी कोई सभी एग्जाम दे, आपके जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आप इसको सही से सॉल्व कीजिए। कोई क्वेश्चन डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।